जितने भी आर्टिकल हैं वो सारे रटने चाहिए, क्योंकि आर्टिकल, अगर आप आर्टिकल समझ गए ना तो आप पूरी पॉलिटी समझ जाओगे, क्योंकि इसी में सब कुछ बहुत सारी डेफिनेशंस निकल के आएंगी तो वो यहीं पे क्लियर हो जाएंगी। फिर आर्टिकल 3 आता है। आर्टिकल 3 में है जो वर्तमान में भारत में राज्य हैं, देखो नए राज्यों का प्रवेश व परिवर्तन है, व सीमा में परिवर्तन भी है इसमें साथ में, सीमा में परिवर्तन। जो आर्टिकल 3 कहता है वो कहता है कि वर्तमान राज्य के नाम में परिवर्तन, राज्य के नाम व सीमा में परिवर्तन, के नाम व सीमा परिवर्तन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो वर्तमान में भारत में राज्य हैं, जैसे 28 राज्य उस समय में से आज के टाइम में मान लो, तो उसके राज्यों के नाम, अगर हम किसी का नाम चेंज करते हैं, उसकी सीमाओं में परिवर्तन करते हैं, उसकी बाउंड्री आगे पीछे करते हैं, कम या बढ़ाते हैं, घटाते हैं, तो वो किस आर्टिकल के अनुसार आएगा? क्योंकि अब हम कहने लगे ना, हम करने लगे, तो वो अब जैसे संविधान अगर ये नहीं होता, सोचो तो आप तेलंगाना है किसी की, मान लो आप बाउंड्री कम करना चाह रहे हो, तो वो करने थोड़ी ना देता, वो कहता कि हम ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ हम बता देंगे कि हाँ संविधान में ये लिखा हुआ है, ये हो सकता है, तो वो किस आर्टिकल के अनुसार हो सकता है? आर्टिकल 3 के अनुसार, अनुच्छेद 3 के अनुसार ये हो सकता है। ठीक है, आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है, देखो 2,3 का विवरण। देखो इसका मतलब है कि आर्टिकल 3 और 4, जो आर्टिकल 4 ये कहता है कि 2 और 3 यानी आप नए राज्यों का प्रवेश व सीमाओं में परिवर्तन कर लो, या नए राज्यों के नाम व सीमाओं में परिवर्तन कर लो, उन दोनों को जो आप लागू करोगे तो वो आर्टिकल 4 के अनुसार परिवर्तन तो कर सकते हो, लेकिन उसको लागू जो किया जाएगा वो आर्टिकल 4 के अनुसार किया जाएगा। क्लियर? फिर आता है भाग 2। जैसे मैंने बताया ना 22 भाग है, तो इसमें इसी प्रकार से भागों के अंदर ये सारे आर्टिकल समाहित होंगे। भाग 1 में कितने हो गए? 1 से लेकर 4। अब भाग 2 में क्या है? नागरिकता। ठीक है, यानी हमने भारत का नाम डिसाइड कर लिया, यानी हमने भारत का मतलब नाम डिसाइड कर लिया और नए राज्य के बारे में सोच लिया। ठीक, उसके बाद आता है भाग 2। भाग 2 में उसके बाद जब जिस समय बंटवारा हुआ, मतलब पाकिस्तान आपको पता है कि बन गया था, तो उन कंडीशंस में जो नागरिकता थी, अच्छा कुछ लोग ऐसे भी होंगे बांग्लादेश, मतलब सभी लोग सभी जगह के देश के होंगे, तो वो अगर हम सोचो भाग 2 नहीं होता तो हम क्या होता? भाग 2 अगर नहीं होता तो हर एक व्यक्ति कोई भी आके भारत को अपना नागरिक बताने लगता, मतलब भारत का, अपने आप को भारत का नागरिक बताने लगता कि मैं भी भारत का नागरिक हूँ, मैं भी भारत का नागरिक हूँ। आज भी कोई भी किसी को भारत का नागरिक बताने लगता, अपने आप को कहने लगता, और कंडीशंस बताया था कि मैं उस समय युद्ध लड़े थे और ये हमने मतलब सहयोग किया था, हमारे दादा परदादा थे, ऐसा था। ठीक है, तो वो उस सब चीज़ के लिए बताया गया है कि आर्टिकल जो भाग 2 है वो नागरिकता से संबंधित है, यानी कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा और कौन व्यक्ति नहीं होगा। ठीक है, देखो जैसे नागरिकता में क्या है? आर्टिकल 5 से लेकर 11, यानी 5 से लेकर 11 तक के आर्टिकल आएंगे, यानी 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, ये 5 से 11 तक के जो आर्टिकल होंगे, 6 आर्टिकल भाग 2 में आएंगे, यानी नागरिकता से संबंधित होंगे। अब देखो जैसे आर्टिकल 5 ये कहता है कि संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता, संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता। कैसे? संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता का मतलब यह है कि जिस समय संविधान लागू होगा, यानी अब वो तो संविधान बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, ठीक है, अब संविधान बनकर लागू हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, तब जो शुरुआत में, जो प्रारंभ में जो नागरिकता होगी, वो किस, मतलब जो लोग भारत में रह रहे होंगे, नहीं रह रहे होंगे, जो भी कंडीशंस आएंगी, तो एकदम से हम प्रारंभ में नागरिकता कैसे देंगे उनको, जो लोग मतलब पूरी तरीके से भारत में हैं, तो उनके बारे में थे कि संविधान के प्रारंभ होने पर जो नागरिकता होगी तो वो आर्टिकल 5 के अनुसार दी जाएगी। ठीक है, उसकी कंडीशन थी, जो मैं ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ इसके लिए, जैसे मैं बताऊँ इसके कि वो पूछेंगे कि ऐसे किसी को भी संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता दे दोगे? नहीं। किसको दोगे? जिनके दादा परदादा, दादा दादी, नाना नानी में से जिस समय, उस समय भारत का 15 अगस्त 1947 से या उससे आगे तक के बीच, जब तक संविधान लागू होता है तब तक के बीच भारत के नागरिक रहे हों, यानी उसमें या तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया हो या उस समय अंतराल में वो भारत के नागरिक भारत में रहे हों, तब उनको नागरिकता दी जाएगी। तो ये संविधान वो जो आर्टिकल है 5 वो ये कहता है। ठीक है, क्लियर हो गया? आर्टिकल 6 आता है भारत के संविधान प्रारंभ होने। अब देखो आर्टिकल 6, अच्छा आपको पता होगा कि कुछ लोग भारत के पाकिस्तान में चले गए थे, मतलब भारत से पाकिस्तान में चले गए, कुछ ही लोग थे, और कुछ पाकिस्तान से भारत भी आ गए, है ना, उनके संबंध थे, मतलब दोस्त वगैरह, जैसे आज का टाइम में भी होते हैं, तो वो कहने लगे नहीं भाई आप इधर ही आ जाओ, वो कहने लगे नहीं यार हम उधर जा रहे हैं, वो उधर आ गए, इस प्रकार से हुआ, तो जो आर्टिकल 6 बना और आर्टिकल 7 बना। देखो
अब आप ऐसे समझो, इसको याद करने का भी थोड़ी छोटी सी ट्रिक भी बता रहा हूँ, जहां जहां जरूरत पड़ेगी बताता रहूंगा। एक होता है कम, एक होता है गो। अच्छा सी पहले आता है या गो, जी पहले आता है? आई थिंक सी पहले आता है ना, सबको पता है सी पहले आता है। तो कम, कम माने आना, यानी देखो अब यहाँ पे एक ट्री बना लो, आना, और कहाँ, भारत में, ठीक है, भारत में। इसका मतलब है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत में आ गए तो कम है ना, सी पहले आया ना, यानी 6 पे, तो वो आना, यानी भारत में जो लोग आ गए, पहले आ गए, तो उनके लिए मतलब जो आएंगे तो वो किस आर्टिकल के अनुसार उनको संविधान की नागरिकता मिलेगी, भारतीय संविधान की। तो वो आर्टिकल 6 बताता है कि आर्टिकल 6 के अनुसार जो पाकिस्तान से भारत को आ गए, वापिस आ गए, है ना, तो उन्हें किस आर्टिकल के अनुसार नागरिकता मिलेगी, आर्टिकल 6 के अनुसार। आर्टिकल 7 यानी गो, कुछ ऐसे भी तो थे जो भारत से पाकिस्तान को चले गए, मुस्लिम थे या जो भी थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम थे, है ना, तो वो जो गए हैं तो उनको जो नागरिकता एक बार से मिल सकती है या ना मिल सकती है, उस चीज के बारे में जो वर्णन किया गया है वो आर्टिकल 7 में किया गया है। ठीक, क्लियर हुआ? उसके बाद आता है आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 आता है, वो कहता है कि वर्तमान में नागरिकता, वर्तमान में नागरिक, वर्तमान में आप नागरिक लिख लो, शॉर्ट लिख लो, ठीक है, यानी जो वर्तमान में भारत में रह रहे हैं, जो वर्तमान में भारत में रह रहे हैं, वो भी तो भारत के नागरिक हैं आज के टाइम में जो रह रहे हैं, तो वो किस आर्टिकल के अनुसार है, आर्टिकल 8 के अनुसार। ऐसा थोड़ी ना अब आप कहने लगो कि हाँ भाई चलो वो तो जो भी था, अब आज को आपके कोई कहने लगे कि तुम भारत के नागरिक हो, कि वो कहने लगे हाँ हैं, तो वो कहें कि बताओ ऐसा कहाँ लिखा हुआ, तो आर्टिकल 8 में लिखा हुआ है कि हाँ आज में जो वही वर्तमान में भारत के नागरिक है वो, ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 ये कहता है कि स्वेच्छा से नागरिकता त्यागने पर, यही है, स्वेच्छा से नागरिकता त्यागना, स्वेच्छा से त्यागना, ठीक है। स्वेच्छा से नागरिकता त्यागने का मतलब ये है, या और बन के यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि किसी अन्य की नागरिकता ग्रहण करना, किसी दूसरे देश की, किसी अन्य देश की आप नोट्स बना रहे हो तो मेरी लैंग्वेज पे बना लेना, थोड़ा ये हो रहा है ना, नागरिकता ग्रहण करना, ठीक है, ग्रहण करना। ये आर्टिकल 10 ये कहता है कि आपने या तो स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता त्याग दी, आप थे भारत के नागरिक लेकिन आपने भारत की नागरिकता त्याग दी। नागरिकता का भी पूरा मतलब बताऊंगा मैं, नागरिकता किसको होती है, क्या होती है, मतलब क्या नागरिकता का, क्या इसका मतलब यही है कि बस आप भारत में रह रहे हो, बहुत सारी चीजें होती है नागरिकता से रिलेटेड भी, वो भी आगे वीडियो में मिल जाएगी। फिलहाल मेरा मतलब है कि आपको 1 से लेकर समथिंग 19-20 आर्टिकल याद हो जाए, मतलब समझ जाओ, याद नहीं करना, समझ जाओ, ताकि एकदम से क्लिक करे कि हाँ आर्टिकल 7 में क्या है, 8 में क्या है, ठीक है। तो आर्टिकल 10 क्या कहता है, किसी भी अन्य देश की नागरिकता या तो आप त्याग लो, या तो आप किसी अन्य देश की नागरिकता आप ग्रहण कर लो, क्योंकि भारत की जो है वो एकल नागरिकता है। भारत की एकल नागरिकता का मतलब यह है कि एक टाइम में आप भारत के नागरिक होगे तो केवल भारत के ही नागरिक होगे, किसी दूसरे देश के नागरिक नहीं हो सकते, आपकी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी नागरिकता। जैसे कुछ अन्य देश हैं, जैसे यूएसए होता है ना, उनकी दोहरी नागरिकता है ना, स्टेट की अलग होती है और देश की अलग होती है, तो ऐसे ही है। आर्टिकल 10 में किसी अन्य देश की या तो आप नागरिकता त्याग ग्रहण कर लो, या खुद अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता एक्सेप्ट मतलब अनएक्सेप्ट कर लो, यानी कि अस्वीकार कर लो, त्याग लो, ठीक है। आर्टिकल 11 कहता है, वो आर्टिकल ये हो गया 9, ये अब आर्टिकल आता है 10। आर्टिकल 10 ये कहता है कि नागरिकता का बना रहना, नागरिकता का बना रहना, यानी आर्टिकल 10 ये कहता है कि जो नागरिकता है आपकी वो बनी रहेगी। ऐसा थोड़ी ना है कि आपकी नागरिकता फिर कम हो जाए, आप सोचने लगो कि मतलब कुछ टाइमिंग के लिए, नहीं, वो टाइमिंग वाली बात अलग होती है, लेकिन आपकी एग्जैक्ट जो नागरिकता है वो नागरिकता बनी रहेगी, हमेशा बनी रहेगी, जब तक कि मतलब संसद उस पर मतलब विचार करती है। वो सारे जो अधिकार दिए गए हैं वो संसद को दिए गए हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति मिलकर उस पर बिल पारित करते हैं, तब जाके वो होता है। तो वो कह रहे हैं कि आपकी जो नागरिकता है वो बरकरार रहनी, मतलब नागरिकता का बना रहना, ठीक है। आर्टिकल 11 क्या कहता है, आर्टिकल 11 देखो बहुत मोस्ट है, और ये आता बहुत ज्यादा है, इसको स्टार भी कर लेना, ये आपको सभी पढ़ने हैं, लेकिन मैं जो ज्यादा मोस्ट है उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो आर्टिकल 11 ये कहता है कि नागरिकता से संबंधित कोई भी नागरिकता संबंधी अधिकार, यानी नागरिकता से संबंधित कोई भी आप बिल बनाओगे या कोई भी आप नियम कायदे कानून लेकर आओगे, तो उसका अधिकार केवल और केवल संसद को है, क्योंकि संसद सर्वोच्च है ना, वैसे तो संविधान सर्वोच्च है, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। तो वो कह रहा है कि आर्टिकल 11 ये कहता है कि नागरिकता के विषय में छेड़छाड़ कौन कर सकता है, तो वो संसद कर सकती है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब आता है भाग 3, देखो
मैंने बताया था यहाँ से 5 से 11 तक के आर्टिकल कंप्लीट हो गए। अब आता है भाग 3। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। अच्छा, अब सोचो मौलिक अधिकार की जरूरत क्यों पड़ी। हमने जरूरत से पढ़ रहे हैं ना कि भारत पहले हो गया भारत संघ में उसके राज्य क्षेत्र, दूसरे में नागरिकता हो गई, तीसरे में आते हैं मौलिक अधिकार, यानी मौलिक अधिकार। अच्छा, अब मौलिक अधिकारों की जरूरत क्या करी। मौलिक अधिकार का मतलब होता है मूल अधिकार, अधिकार का मतलब कुछ ऐसे अधिकार। अच्छा, आपने भारत को नागरिक भारत बना दिया, उसके बाद उनके नागरिकता भी दे दी, कुछ लोग भारत में रहने लगे, ठीक है, कंडीशंस पे चलना, आप सीधे सीधे याद होगा, जरूरत रटने की जरूरत नहीं है। फिर क्या आप करोगे कि अब जो लोग रह रहे हैं भारत में उनके कुछ अधिकार भी तो होंगे। आपने नागरिकता बना दी, लेकिन आप अब आपके कुछ उनके ऐसे अधिकार होंगे ना जो उनको जरूरी होंगे, क्योंकि वो अधिकार उनके कभी खत्म ही नहीं होने हैं। एक होते हैं मौलिक कर्तव्य, एक होते हैं मूल अधिकार, है ना, वो कर्तव्य वाले अलग चीज है, आगे आएंगे जो भाग 4 के क्या में है। तो वो कह रहा है कि मौलिक अधिकार, अब मौलिक अधिकार का मतलब ये है कि वो जो लोग रह रहे हैं उनको कुछ तो ऐसे अधिकार मिले जो उनके कभी लाइफ टाइम रहे, पूरी जिंदगी भर रहे, वो कभी खत्म ही ना हो। हाँ, कुछ कंडीशंस आती हैं जैसे आपातकाल वगैरह में वो खत्म हो जाते हैं, तो उन्हीं के बारे में है। तो ठीक है, तो मौलिक अधिकार के बारे में तो आर्टिकल 12 क्या कहता है कि आर्टिकल 12 में जो दिया गया है कि राज्य का मतलब, राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य जो होगा वो संघ होगा। राज्य जो होगा वो एक संघ होगा, राज्य पूरी तरीके से एक संघ होगा। इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है, बस ये इसके राज्य की परिभाषा दी गई कि राज्य किसे कहेंगे, किसे एक राज्य कहेंगे, यानी राज्य पूरे संघ को कहेंगे, ठीक है। आर्टिकल 13, अच्छा आप सोचो आर्टिकल 13 क्या कहता है। आर्टिकल 13 और एक आर्टिकल 15 बिल्कुल सेम है, बस उसमें कुछ 2 वर्डों का अंतर है, मतलब 1 वर्ड का अंतर है, उसमें 5 वर्ड्स हैं, उसमें 6 वर्ड्स हैं। कि आर्टिकल 13 ये कहता है कि राज्य जो राज्य होगा, जिस राज्य में आप नागरिक रह रहे हो, जिस राज्य में मतलब आप रह रहे हो, तो वहां का जो वो जो राज्य होगा, वो राज्य आपको धर्म, जाति, लिंग और वंश, इन सब के अनुसार आपको वंचित नहीं करेगा वहां की वहां तक के, मतलब वहां के जो भी आपको अधिकार मिल रहे हैं उन अधिकारों से कभी वंचित नहीं करेगा। जैसे मान लो किसी को कोई अधिकार मिला है, जैसे आप सोचो एक सार्वजनिक वो है, एक हैंडपंप है जिसको मतलब नल होता है ना, वो हैंडपंप सरकारी नल जिसको बोलते हैं, तो वो एक नल है। और आप क्या हो कि आप वाल्मीकि कास्ट से हो, या आप ऐसा समझो कि आप मुस्लिम हो, या आप हिंदू हो, या कोई भी हो, है, तो वो क्या कह रहा है कि अगर आप वहां पर नहीं जा सकते हो, उस नल का पानी आप यूज नहीं कर सकते हो, उस नल को आप नहीं पी सकते हो, ठीक है। वो सब चीजों के बारे में बताया गया है कि राज्य जो होगा, मतलब कौन रोकेगी, मतलब वहां की राज्य सरकार तो रोक सकती है ना, देश तो अलग चीज, आगे आगे वो मतलब सेंट्रल वाली चीज आ जाती है, वो अलग चीज हो जाती है। तो वो ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 13 के अनुसार राज्य क्या मैं क्या बताया ना, राज्य लिंग, धर्म, जाति, लिंग का मतलब या आप मेल हो या फीमेल हो, लड़का लड़की हो, है ना, स्त्री पुरुष हो, धर्म के अनुसार किसी भी धर्म के हो, जाति किसी भी जाति के हो, धर्म जाति, है ना, और वंशानुगत यानी वंश आपका वंश किस किस वंश से हो आप, ठीक है, तो उसके अनुसार भी आपको कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कौन कहता है, आर्टिकल 13। आर्टिकल 14 क्या कहता है। आर्टिकल 14 कहता है राज्य, देखो आर्टिकल 14, हाँ, आर्टिकल 14 क्या कहता है। आर्टिकल 14 ये कहता है कि राज्य जो होगा वो कानून के समक्ष, अब देखो वो अलग चीज थी, ये अलग चीज है कि राज्य कानून के समक्ष सभी को समान मानेगा, यानी सभी को समान सहायता देगा, जो भी उसकी सहायताएं होंगी वो कानून के समान, यानी कानून के समक्ष, यहाँ पे कानून वर्ड आ जाता है, आर्टिकल 14 में आ जाता है कानून वर्ड, ठीक है। कानून के समक्ष सभी समान है, राज्य के लिए सभी समान, और किसके लिए, राज्य के लिए, ठीक है। तो यानी कि कानून के समक्ष सभी समान है, यानी कानूनी सहायता सभी को समान सहायता मिलेगी राज्य के अनुसार, ऐसा नहीं है किसी गरीब को या अमीर को, वो कंडीशंस आती है, ठीक है। आर्टिकल 15 मैंने आपको बताया था ना, जो आर्टिकल 13 में थे बिल्कुल सेम है, बस उसमें 2 वर्ड हो जाते हैं, धर्म, जाति, इसमें भाषा वगैरह भी आते हैं, लिंग, भेदभाव, इनके अनुसार, ठीक है, सेम ही है बिल्कुल 13 और 15, ठीक। अब आता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या कहता है। आर्टिकल 16 ये कहता है कि लोक नियोजन, देखो लोक नियोजन, इसका अर्थ समझना, लोक नियोजन, वैसे आप लोक नियोजन से आप सरकारी नौकरी समझ लो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। सरकारी नौकरी का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट, देखो लोक मतलब लोगों का, नियोजन मतलब उनके हित में काम करने वाले, सरकारी नौकरी का मतलब सरकार के नौकरी तो होते हैं। तो वही कह रहा है कि लोक नियोजन में आपको समान मतलब आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कैसे, जैसे कोई फॉर्म निकला, जैसे किसी भी चीज़ के फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म आए कि आप हमें मतलब IAS IPS की ज़रूरत है, या मतलब जो UPSC कराती है, ये सब चीज़ें हुई, तो उसके बाद
ऐसा नहीं है कि मतलब आप इस कास्ट के हो या उस कास्ट के हो तो आप नहीं कर सकते हो। हाँ, उसमें वो अलग चीज़ आती है, कुछ कंडीशंस हो जाती हैं कि वो कंडीशंस रखते हैं कि जैसे इसे 9 से उसमें आयु जैसे एज संबंध मांग लेते हैं, जैसे एयरफोर्स नेवी वगैरह में मांग लेते हैं कि 18 से मतलब 17.5 से 25 समथिंग मांगते हैं, जो भी है ना। तो वो कंडीशंस वो उनकी गाइडलाइंस के अनुसार हो जाएंगी। लेकिन ये सबको श्योर है कि वो सबके लिए अलग अलग निकाले। जैसे वो होती नहीं है कि गवर्नमेंट अगर कोई भी वैकेंसी निकलती है उसमें सभी सभी राज्य मतलब सभी कास्ट का मतलब कि सीटें वो करनी होती हैं, सभी कास्ट को मतलब उसमें क्या बोलते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ है कि सभी को, तभी तो ना तो उसका आर्टिकल 16 का विरोध हो जाएगा, ठीक है। अब आर्टिकल 16 हो गया। आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 कहता है उपाधियों का अंत। सॉरी, नहीं, आर्टिकल 18 है वो। आर्टिकल 17 कहता है अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत। छुआछूत यानी अस्पृश्यता। अस्पृश्यता वो होता है ना, अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत। मतलब जैसे कि कुछ बड़े लोग मतलब छुआछूत आप खुद समझ जा रहे हो, इस छुआछूत से ही समझ रहे हो, ठीक है। अनटचेबिलिटी के किसी को आप छू लिया तो आप वही कहोगे कि नहीं ये नीच जाति का है, उच्च जाति का है, ये सब कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। अगर ऐसा कोई करता है तो वो आर्टिकल 18 में वो आ जाएगा, आर्टिकल 17 में आ जाएगा, ठीक। अब आता है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत का मतलब ये है कि आप जैसे कुछ भी पहले क्या होते थे कि जैसे राजा महाराजा होते थे, आपने बहुत सारे पढ़े होंगे कि उसने खाना की उपाधि दे दी, किसी को कोई उपाधि दे दी, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, ये सब मुगल काल के रहे हैं। या जैसे किसी ने कुछ से ही कोई उपाधि ग्रहण कर ली, किसी ने खुद को खलीफा घोषित कर लिया, किसी ने सुल्तान घोषित कर लिया, किसी ने वजीर आला घोषित कर लिया, आजम कर लिया, ऐसे कर लिया, कुछ भी कर लिया, तो वो उपाधियाँ खत्म कर दी गई हैं केवल दो चीज़ों को छोड़कर। एक तो आपके सैन्य यानी सेना में आप कोई जैसे जनरल कर्नल वो लोग लगाते हैं उनके लिए, और एक शिक्षा में जैसे डॉक्टर प्रोफेसर वो लगा लेते हैं, है ना। वो उन दो कंडीशंस को छोड़ के सभी में उपाधियों का अंत कर दिया गया है कि केवल आप इन दो ही जो आपके डिपार्टमेंट है जिनमें आप उपाधियों का यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ना तो सब अपने अपने आप के पीछे कुछ भी लिखवा लें अपने नाम के आगे, है ना। आर्टिकल 19 देखो, अब वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिलहाल इतना ही रखते हैं। आर्टिकल 19 जैसे मीडिया है इसमें कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति, वाक का मतलब बोलना एवं अभिव्यक्ति अपने इंस्पिरेशन यानी अपनी फीलिंग्स को शो करना, उनकी आपको आज़ादी है। जैसे अगर मान लो कहीं कोई मीटिंग हो रही है तो वो पूछते हैं कि हाँ भाई आपको कोई आपत्ति है, तो वो कोई भी पूछ सकता है। आप बता सकते हो कि हाँ आपको यहाँ दिक्कत है, क्यों? अपनी आप अभिव्यक्ति बता रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स बता रहे हो कि हाँ नहीं आप ऐसा कर लो या आप वैसा कर लो, ठीक है। वो सब चीज़ है, ठीक है। इसके बारे में और बताएंगे। लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मेरा मतलब ये था कि आपको ये समझना आना चाहिए, तो ठीक है, दोबारा रिवाइज करा दे रहा हूँ। भाग 1 हो गया, भारत संघ में उसके राज्य क्षेत्र, यानी भारत जो होगा वो राज्यों का संघ होगा। बताया था ना कि राज्य मिलकर ही भारत को बनाएंगे। एक भी राज्य अगर अलग हो गया तो भारत नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो क्या होगा ही नहीं, कंडीशन ही नहीं है कि समझौता नहीं रखा गया उनके साथ कि आप 28 राज्य हो तो आप मिल जाओ, मतलब कि आप आज के लिए हो और कल आप चाहो तो मतलब अलग हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। भाग आर्टिकल आगे सारे इसमें 1 से लेकर 5। भाग 2 आता है नागरिकता, यानी अब जो लोग बन गए भारत के वो लोग आ गए, अब उसमें मतलब भारत तो बन गया, है ना, जमीन बन गई हमारे पास, भारत बन गया, उसके बाद उसमें लोग भी तो रहेंगे, तभी तो भारत देश चलेगा। तो भाग 2 में क्या आ गया? नागरिकता, यानी कौन कौन लोग नागरिक होंगे भारत के, कौन नहीं होंगे, उनके बारे में। आर्टिकल 5 से 11 हो गया। फिर आता मौलिक अधिकार, जो लोग भारत में रह रहे हैं उनको अधिकार भी तो मिलने चाहिए। कुछ अधिकार ऐसे होंगे ना जो उनको जरूरी होंगे, ठीक है। तो अधिकार आगे मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक, ये वही आर्टिकल चल रहा है 19, अभी आगे सारे अधिकार मिलेंगे। फिर फिर भाग 5 आ जाता है, वही भाग 4 आ जाता है डीपीएसपी, डायरेक्ट स्टेट ऑफ रूल्स पॉलिसी, यानी डीपीएसपी डायरेक्ट स्टेट, देखो डीपीएसपी डायरेक्ट पॉलिसी ऑफ स्टेट रूल्स, मतलब अरे गड़बड़ क्यों हो रहा है। डीपीएसपी डायरेक्ट पॉलिसी ऑफ स्टेट, डीपीएसपी है ना, डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी डायरेक्ट मतलब सीधे, प्रिंसिपल मतलब नियम कायदे, स्टेट मतलब राज्य, और पॉलिसी मतलब निधि के, है ना, नियम कायदे कानून। तो मतलब वो जो होते हैं वो होते हैं नियम, उसके लिए क्या बोलते हैं, किसी भी राज्य को कल्याणकारी बनाने के लिए, उसके हित में कुछ अच्छा करने के लिए। वो इसलिए होते हैं क्योंकि उस समय जो कंडीशन थी, कुछ सभी राज्यों की एक सी नहीं थी, कुछ आगे थे कुछ पीछे थे, है ना। तो उनको सबको समान करने के लिए, क्योंकि कहता है भारत मतलब सब पड़े सब बड़े, वही सब चीज़ें रहती हैं, तो वही सब उनके चीज़ें के लिए,
डीपीएस पे जाएगा भाग 4, फिर भाग 4 के क्या में जोड़ा गया मूल कर्तव्य, क्योंकि वो जोड़ने जरूरी थे। अगर वो नहीं जुड़ते तो कोई अपने आप को मतलब कुछ को आपको अधिकार मिल गए तो आप तो जो मन चाहे वो करोगे, लेकिन आपके कुछ काम भी तो होने चाहिए, क्योंकि आप कुछ काम करोगे तभी तो आगे देश के हित में काम करोगे, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। तो इसलिए वो जोड़े गए, है ना। भाग 4 हो जाएगा, फिर भाग 5 में संसद हो जाएगा, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति। भाग 6 में हो जाएगा आपके राज्यों के संबंध, राज्यों का संविधान, अलग संविधान मतलब राज्यों का सेम ही होता है ना। फिर भाग 7 हो जाएगा, फिर भाग 8, भाग 12 है ना, 22, इसी प्रकार से 22 भाग है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और इसे कंप्लीट करेंगे आगे। 50 तक आर्टिकल आई थिंक कर ही लेंगे। ठीक है, पार्ट फर्स्ट इस पर लाइक शेयर कर लेना, क्योंकि तभी आएगी सेकंड पार्ट ना। तो फिलहाल में तो आप सभी से पढ़ लेते हो, रट लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस पर जितना अच्छा वो इंप्रेशन जमाओगे तभी आगे मिल पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।